नमस्कार दोस्तों, वी नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर सेल का है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है और राउरकेला प्लांट का है, जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ है। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, ये 26 सितंबर 2021 का ये पेपर है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित टोटल 50 क्वेश्चन दोस्तों आए थे पेपर में। साथियों इसको हमने दो पार्ट में सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक पार्ट 1 में करवा चुका हूं आपको। 76 से लेकर 100 तक हम आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 हमारा रहेगा। आपने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जाइए दोस्तों प्लेलिस्ट में और उसको अभी जा कर के देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज के इस पार्ट 2 को भी लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सभी इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना। आपका लगभग कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे थे, यानी कितना स्कोर आपका बन जाता अगर पेपर देते, तो भी हमें ज़रूर बताना। हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नंबर 76 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक डायग्राम दिया और साइन वेव वोल्टेज की इक्वेशन यानी समीकरण दी गई। माय डियर, आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया कि इन द सर्किट शोन, दर्शाए गए चित्र में वोल्टेज का फंक्शन 150 साइन ओमेगा टी है। रेजिस्टेंस आर में औसत पावर कंजप्शन कितना होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। औसत पावर का नाम सुन करके वो पता नहीं कुछ अलग चीज़ें सोचने लग जाते हैं। साथियों हम जो वाट में शक्ति का मापन करते हैं ना, ये ध्यान रखना औसत शक्ति ही होती है। औसत का मतलब ये नहीं होता जैसे औसत मान, आरएमएस मान, शिखर मान हम साइन वेव में निकालते हैं ना, वो औसत नहीं है ये। इसका मतलब होता है कि एवरेज इतनी पावर इसके द्वारा कंज्यूम की जा रही है। वैसे वाट में जो होती है वो हमेशा एक्टिव पावर होती है, ट्रू पावर होती है ना, सक्रिय शक्ति बोलते हैं हम इसको, वास्तविक शक्ति बोलते हैं हम इसको, लेकिन ये एवरेज पावर ही होती है वाट वाली, हमेशा ध्यान रखें। देखो दोस्तों वोल्टेज हमें दिया हुआ है और रेजिस्टेंस का मान आप चित्र में ध्यान से देख पा रहे होंगे 25 ओम दिया हुआ है। अगर आप इसका एनालिसिस करें तो V और R दिया हुआ है और हमें पावर निकालना है। साथियों कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, V²/R वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है AC में, पावर फैक्टर तो यूनिटी ही होना है, इकाई पावर फैक्टर होगा, इसलिए यहाँ पावर फैक्टर का कोई है जरी झंझट आपके सामने, V²/R कर दो। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वोल्टेज का मान यहाँ पर RMS वाला होना चाहिए, ध्यान रखना। जबकि हमें जो इक्वेशन दी गई है ना दोस्तों, वो पूरी कंप्लीट समीकरण दी गई है। और मैंने कई बार आपको बताया है कि साइन के पास लिखा गया मान हमेशा मैक्सिमम होता है, यानी ये 150 जो है ये तो हमारा शिखर मान है दोस्तों। हमें इससे क्या करना है, आरएमएस मान ज्ञात करना होगा। शिखर मान से आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि उस दिए गए पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों लगभग आपका आंसर 106.05 वोल्ट आएगा। मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप कैलकुलेशन करके मिलान ज़रूर कीजिएगा। अब इसको आप राउंड फिगर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 106 वोल्ट ले लो। तो 106 × 106 और इसमें आपको भाग देना है 25 का। साथियों कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान करना। आपका आंसर 450 वाट आना चाहिए। इतना ही उत्तर आया क्या, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सवाल आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाने चाहिए, क्योंकि ये जिन बच्चों की तैयारी है ना वो इसको अच्छे से कर पाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिनकी तैयारी नहीं है उनको इसमें प्रॉब्लम भी होगी। तो स्टडी के हिसाब से मैं सहमत हूँ इस तरह के क्वेश्चनों से। अगला सवाल दोस्तों, आदर्श वोल्टेज सोर्स में क्या होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स उसको कहते हैं जिसमें कांस्टेंट वोल्टेज रहती हो। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब है
प्रत्येक भार पर वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए जब धारा चले। और वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी कितनी भी धारा चले उसमें कोई ड्रॉप हो ही नहीं, और प्रत्येक भार पर वो कांस्टेंट वोल्टेज देता रहे। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, जीरो वोल्टेज सोर्स, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, यानी सोर्स का अपना प्रतिरोध जीरो हो, ताकि किसी भी भार पर और कितनी भी धारा चले उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं। प्रत्येक भार पर नियत वोल्टेज प्रदान करना इसकी विशेषता होनी चाहिए। डीसी मोटर की गति के बारे में पूछा है तो आप सभी जानते हो, डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बैक ईएमएफ बढ़ने से गति बढ़ती है जबकि फील्ड का फ्लक्स बढ़ने से गति घटती है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो ये 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सा है। डीसी जनरेटर का बैक ईएमएफ पूछा गया आपसे कि किस बात पर निर्भर करता है। तो जो जनरेटर का ईएमएफ होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है BLV साइन थीटा, और इस हिसाब से अगर देखें तो ये डिपेंड करता है फ्लक्स डेंसिटी पर, लेंथ पर और वेलोसिटी यानी वेग, यानी चालक की गति कितनी है। बाकी अगर कंपैरिजन कराते हैं तो होता है, नहीं तो आप इस फॉर्मूले से φZnP60A वाले से भी याद रखना कि फ्लक्स चालकों की संख्या, गति, पोल और समांतर पथों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ से भी देखो गति पर ही निर्भर कर रहा है। बाकी सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कम्यूटेशन, फ्रीक्वेंसी, ब्रूस कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ठीक है, इन सभी को जब देखते हैं तो गति हमारा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। दोस्तों ये तो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सबको पता होगा ना, चेंज AC टू DC है ना, AC को DC करना इसका काम होता है। ये तो बहुत ही आसान सा है, शायद किसी को ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, DC मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, तो ये स्टार्टिंग करंट को एक सुरक्षित मान तक कम कर देता है, राइट। यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान तक सीमित करने का काम करता है, इसलिए लगाया जाता है। आर्मेचर को लेमिनेट क्यों करते हैं, तो एडी करंट आनी कम करने के लिए। देखो दोस्तों, इन क्वेश्चनों में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इनको आपको थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको आता है। एयर गैप कम क्यों रखा जाता है स्टेटर और आर्मेचर के बीच, तो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। ये DC में कर देना। इंडक्शन मोटरों में DC मोटरों की अपेक्षा गैप कम होता है, और वहाँ पर जब क्वेश्चन आए ना तो फिर होता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, यानी पावर फैक्टर में थोड़ा सा सुधार हो जाए, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग घटक जितना कम होगा ना पावर फैक्टर उतना ही अच्छा होगा। यानी अगर ये सवाल पूछा जाए कि DC मोटर की अपेक्षा इंडक्शन मोटरों में एयर गैप कम क्यों रखा जाता है, तो है, ठीक है ना। बाकी अगर DC में कंपेरेटिवली पूछ रहा है तो वहाँ पर हमारा होता है कि एयर गैप जितना कम होगा तो लीकेज फ्लक्स उतना ही कम होगा और मजबूत फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। अगला सवाल, 200 वोल्ट का DC मोटर है, 20 एम्पियर आर्मेचर करंट लेता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 है, तो बैक EMF की गणना करो। देखो बैक EMF ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा कि टर्मिनल वोल्टेज जो है उसमें से आर्मेचर का ड्रॉप माइनस कर दीजिए। बहुत ही आसान है। 200 वोल्ट में से 20 × 0.5 यानी 10 वोल्ट माइनस कर दो, 190 वोल्ट आ जाएगा। बहुत ही इजी है। मुझे लगता है आपका स्कोर इसमें पूरा 25 का 25 रहने वाला है। बस सभी 25 क्वेश्चनों को आप लास्ट तक देखना, समझना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कितना रहा, ठीक है। इंटरपोल किसके सीरीज में जुड़ते हैं, तो बहुत ही आसान है ना, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ता है ये तो, ठीक है। अगला सवाल, DC शंट मोटर की फील्ड टर्मिनल और आर्मेचर टर्मिनल अगर एक दूसरे से बदल जाते हैं तो क्या होगा। यानी एक दूसरे से नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि दोनों एक साथ बदल जाते हैं तो क्या होगा। गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घूमने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मोटर सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी जिस दिशा में पहले चल रही थी। एक DC मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलना है तो हमें दोनों में से किसी एक को ही परिवर्तित करना होता है, या तो फील्ड की करंट को या फिर आर्मेचर की करंट को।
यानी या तो आर्मेचर के सिरे बदलो या फील्ड के सिरे बदलो, यानी आइदर और लगता है इसमें, बोथ एक साथ काम नहीं होता। दोनों काम अगर एक साथ कर दिए तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कोई चेंजेज नहीं आता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछी है तो केवीए में होती है ना, किलो वोल्ट एम्पियर में, बहुत ही साधारण सा है ये तो। डीसी जनरेटरों की पूछे तो किलोवाट में, मोटर की अगर पूछे तो किलोवाट या एचपी में, अल्टरनेटर की भी अगर पूछे तो केवीए में। किलोवाट आवर्स ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। किलो वोल्ट जो है ये भारत में ट्रांसमिशन वोल्टेज की यूनिट है। प्रसारण वोल्टेज की जो इकाई है वो किलो वोल्ट होती है। पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की जनरल मेथड कौन सी है, तो एयर ब्लास्ट कूलिंग होती है। हालांकि सीधा एयर ब्लास्ट नहीं होता, रेडिएटर टैंक लगे रहते जिनमें ऑयल होता है, और ऑयल को ठंडा करने के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग होती है। यानी वायु दाब के माध्यम से हम पहले रेडिएटर टैंक को ठंडा करते हैं, और रेडिएटर टैंक जो है वो ऑयल होता है, उसमें वो ऑयल अंदर कूलिंग करता है। अगला सवाल, हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर की किस प्रकार की कोर होनी चाहिए? एयर कोर लेंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पर आयरन में लोहे हानियाँ होती है, और लोहे हानियाँ में स्ट्रेसिस हानि और एडी करंट हानि आता है। एडी करंट हानि फ्रिक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर फ्रिक्वेंसी दोगुनी होती है तो एडी करंट हानि 4 गुना हो जाती है। यानी अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती है तो आयरन लॉस उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। इसलिए वायु कोर लेंगे तो तुलनात्मक रूप से उसमें क्या होगा, लोहे हानियाँ कम होगी। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार करवाया है ये क्वेश्चन, शायद किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है आपको बहुत बार। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच अनंत प्रतिरोध होता है, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वैद्युतिक रूप से कभी भी संयोजित नहीं होती है, उनके बीच म्यूचुअल कपलिंग होती है, अन्योन्य प्रेरण से वो जुड़े रहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग भी बोलते हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जुड़े रहते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर CRGO लेमिनेट करके क्यों बनाते हैं? दोस्तों CRGO का मतलब होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हम इसको दानेदार क्यों बनाते हैं, छोटी क्यों बनाते हैं, पतली क्यों बनाते हैं। तो इसमें CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड बनाते हैं तो आयरन लॉस कम होता है। ठीक है, स्ट्रेसिस हानि और एडी करंट हानि दोनों कम हो जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और ओमिक लॉस जो होता है ना, I²/R बोलते हैं, ये कॉपर लॉस का ही दूसरा नाम होता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पे चल सकता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, और आप सभी जानते हो इसका उत्तर तो लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर चल सकता है, क्योंकि इसका पावर फैक्टर जो है वो किस बात पर निर्भर करता है, रोटर की उत्तेजना पर, रोटर एक्साइटेशन पर डिपेंडेड होता है। रोटर की एक्साइटेशन को कम या अधिक करके हम इसके पावर फैक्टर को बदल सकते हैं। जैसे अंडर एक्साइट हो तो लैगिंग पावर फैक्टर, लेवल एक्साइट हो तो यूनिटी, और लीडिंग के लिए ओवर एक्साइटेशन रहता है। अगला सवाल, सिंक्रोनस मोटर में इनपुट पावर के पावर फैक्टर का समायोजन निम्नलिखित को परिवर्तित करके किया जाता है। यानी कह रहा है कि हम सिंक्रोनस मोटर को तीनों पावर फैक्टर पे तो चला सकते हैं, तो इसका पावर फैक्टर जो है वो चेंज कैसे करते होंगे हम? वही अभी मैंने बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटेशन, फील्ड के उत्तेजन का परिमाण बदल करके। फील्ड की उत्तेजना को कम या अधिक करेंगे तो उसके पावर फैक्टर में भी चेंजेज आ जाएगा। ध्यान रखना, पावर फैक्टर के साथ साथ बैक EMF में भी परिवर्तन आता है, आर्मेचर करंट में भी परिवर्तन आता है। यानी कुल 3 घटक बदलते हैं फील्ड एक्साइटेशन बदलने से, पावर फैक्टर, बैक EMF और आर्मेचर करंट। अगला हमारा सवाल है, एक सिंक्रोनस मोटर में मिनिमम आर्मेचर करंट कब होगा? तो ये तो मैंने शायद पहले भी करवा दिया, इकाई पावर फैक्टर पर होता है ना, इकाई पावर फैक्टर पर सबसे कम करंट लेता है मोटर, है ना। लैगिंग और लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर धारा अधिक ही लेता है। अगला सवाल है, एक एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध वेरी लो, जितना हो सके कम हो। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध उच्च से उच्च होना चाहिए। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0
और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। दोस्तों कुल 4 क्वेश्चन याद रखा करो इनके रेजिस्टेंस के बारे में। किसी का भी रेजिस्टेंस पूछा जाए आपसे। अगला सवाल, दर्शाए गए चित्र में स्विच को बंद कर देने पर वोल्टेज V1 और V2 किस प्रकार परिवर्तन होंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये स्विच है, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि स्विच को बंद करने का मतलब है क्लोज करना, यानी R3 को सर्किट में और लेकर आएंगे तो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो दोस्तों, तीनों का मान कितना है हमें नहीं बताया, हम मानेंगे बराबर है। अब बराबर अगर है ना तो ये दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे। देखो R1 और R3 जैसे ही पैरेलल में जुड़ेंगे तो इस कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आएगा ना वो पहले की अपेक्षा कम होगा। एंड वी नो, हम सब जानते हैं कि सीरीज़ में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना वोल्टेज ड्रॉप उसी पर ज़्यादा होता है। तो पहले अगर R1 और R2 बराबर थे तो दोनों पर बराबर ड्रॉप हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ इस कॉम्बिनेशन का जो ये R1 और R3 दोनों जुड़े हैं, प्रतिरोध पहले की अपेक्षा कम हो गया। कम होने से यहाँ ड्रॉप कम होगा और यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यानी V1 का मान घटेगा, V2 का मान बढ़ेगा। ए ऑप्शन सही होगा। V1 डिक्रीज, V2 इंक्रीज। अगला सवाल, समान कैपेसिटी के 4 कैपेसिटर सीरीज में जोड़े हुए हैं तो कुल कैपेसिटी सीरीज में घटती है, C/4 हो जाएगा और पैरेलल में 4C हो जाएगा, है ना। ये तो आप सभी को भी अच्छे से आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊर्जा की इकाई पूछी है, पहले जब ट्रांसफार्मर वाला आया था तो उसमें करवा दिया था ना मैंने, kWh होती है। सबका बता दिया था ना मैंने, चारों ऑप्शन बता दिए थे वहाँ पर, इसलिए यहाँ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। और 100वां सवाल, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए कैपेसिटर का अधिक व्यवहार किया जाता है, यानी हायर फ्रीक्वेंसी पर किस प्रकार का कैपेसिटर काम मिलेंगे। तो वही सेम चीज़ आएगी, उच्च फ्रीक्वेंसी पर एयर कैपेसिटर काम मिलेंगे। वायु संधारित्र हायर फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों यही थे 50 क्वेश्चन इस पेपर में। आज की इस वीडियो के 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में कराए। टोटल 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट आप ज़रूर देखना। इन 50 क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखोगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे आपका स्कोर ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि उन तक भी ऐसे कंटेंट पहुंच सके, अपना चैनल उन तक पहुंच सके।